As I said, we'll be doing our last section A and moving on to section B now. क्योंकि हमारी सेक्शन ए की काफ़ी तैयारी हो चुकी, तो होपफुली दैट शुड सफाइस. लेट्स सी जी, ये है अक्टूबर नवंबर 23 2019 का पेपर है. चाइना एंड इंडिया ब्रिक्स पार्टनर्स. एक सेकेंड जी, कुछ बच्चे आ रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम उज़ैर एंड आदिल शहजाद. अब हम कर रहे हैं जी लास्ट सेक्शन है अपना, अक्टूबर नवंबर 19 वेरिएंट 23. China and India, BRICS partners yet competitors. BRIC is a term referring to economies of Brazil, Russia, India, and China. It originated from Jim O'Neill of Goldman Sachs, who predicted that these four countries would be the fastest growing market economies in the 21st century, and that by 2050 they would be amongst the wealthiest economic powers. South Africa was added to the group in 2010, resulting in them being known as BRICS. तो ये पांच मुल्क दुनिया की इस वक्त ट्रेड का 50% ज़्यादा कर रहे हैं. ये टाइगर इकोनॉमीज कहलाती हैं. दे फॉर्म्ड अ ट्रेड ब्लॉक, आपस में ज़रा फ्री ट्रेड टाइप कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल रिमूव नहीं किए बैरियर्स. इट्स नॉट लाइक अ फॉर्मल यूरोपियन यूनियन टाइप का ट्रेड ब्लॉक. It should be stressed that the five BRIC economies are not a formal trading organization like the European Union. अच्छा उसने बता भी दिया है. वलीद राना, right? Like the European Union, although their leaders do meet annually to discuss global economic issues of common concerns and relevance. Of the five countries, China and India in particular compete with each other in world markets. India is following China in embarking on a policy of growth in its manufacturing industries. It is also major exporter of agricultural goods to neighboring countries in Southeast Asia. राइट. उसके बाद जी हम फोर्थ पैराग्राफ पे हैं. टेबल 1.1 below shows that India has experienced the highest rate of consumer price inflation of all BRICS economies since 2008. It has also experienced a rapid deterioration of over 30% in its terms of trade. Um, there are serious doubts over whether Indian products really can compete with those from China in world markets. अब आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ, मुझे बताएं जी, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन तो समझ आ रही है, रैपिड डिटोरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड बाय 30%, इसका क्या मतलब है बच्चों? रैपिड डिटोरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ ओवर 30%. प्राइस ऑफ इंपोर्ट जो वो इंक्रीज हुई है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट वो डिक्रीज होगी बाय 30%, मिल मिला के 30%. शाबाश, वेल डन आदम, शाबाश जी. ऑल दोज हु जॉइन लेटर उनको सलाम हो, लेकिन आई कांट एड्रेस ईच बाय बिकॉज मैं ऑलरेडी डेटा पढ़ रहा था. टेबल 1.1 पे बाद में आएंगे जी, छोटा सा डेटा है. ये टर्म्स ऑफ ट्रेड दिखाई हुई है चाइना की 2012 से 16, इन पे बाद में आएंगे क्वेश्चन के मुताबिक. A, part 1, using table 1.1, compare the rate of inflation for China and India between 12 and 15. बच्चों कैलकुलेटर्स निकाल लो. 2012 से 15 के दरमियान कितनी महंगाई हुई है इंडिया में? 147.7 इनका था जी इंडेक्स नंबर. और ये महिरा तो ऑलरेडी थी. महिरा आप ऑलरेडी थी ना क्लास में? नहीं सर. अच्छा आप आए हो, ठीक है. सॉरी, आई थॉट वाज समवन ट्राइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स. राइट जी. तो वो कह रहे हैं 2012 और 15 के बीच में इन्फ्लेशन कंपेयर करो चाइना और इंडिया के बीच में. इंडिया का 2012 में इंडेक्स नंबर था 147.7 और 15 में 184.4. सीपीआई 2 माइनस सीपीआई 1 ओवर सीपीआई 1 इंटू 100. सब बच्चे यूज करें. मुझे बताएं इंडिया में कितनी महंगाई आई है. हमने 2 मार्क्स लेने. सर इंडिया में 25.05. इंडिया में 25% के करीब महंगाई आई है. अब कोई और बचा बताए. चाइना में 110 था सीपीआई 1, 110.9, और सीपीआई 2 पहुंच गया जी 117.7. इसका भी कैलकुलेट करें. सब बच्चे करें, शाबाश. सीपीआई 2 117.7 माइनस सीपीआई 1 110.9. जो आंसर आए उसको डिवाइड करें 110.9 से इंटू 100 करें. 6 के करीब चाइना में आई है. तो किस में तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ी है? चाइना. इंडिया. ओ, चाइना किसने बोला है? इंडिया में बढ़ी है.
इंडिया में 25% के करीब महंगाई आई है इन 5 सालों में, और इंडिया में चाइना में सिर्फ 6% के करीब आई है। तो हम कहेंगे जी, इन्फ्लेशन रेट रोज फास्टर इन इंडिया एंड स्लोअर इन चाइना। चाइना इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा है आपको, इंडिया का ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नज़र आ रहा है। कोई मसला जी। वैसे इसी में कि इंडिया में 25% महंगाई हुई, चाइना में 6, इंडिया में फास्टर और चाइना में स्लोअर, यहीं पे आपके 2 मार्क्स आ गए। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई कंसर्न हो क्वेश्चन में? किसी को अभी तक इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना ना आ रहा हो तो बच्चे मैं करवा दूं। प्लीज बी योर ओन फ्रेंड्स, बताएं मुझे। उसने कहा ना 2012 से 15 के बीच में कितनी महंगाई है, तो 15 बिकम्स योर CPI 2। ठीक है, लेट्स से ब्राजील की बात करते हैं। मुझे बताइएगा माहीन अली, ब्राजील का CPI 2 क्या बनेगा? 155.2। और CPI 1 क्या बनेगा? 124.5। बिल्कुल सही है। तो 155.2 में से 124.5 माइनस करके जो आंसर आएगा उसको CPI 1 124.5 से डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे, तो वो साथ लिखिएगा परसेंटेज, ठीक है, साइन। तो ये 2 मार्क्स बड़े सीधे सीधे आपको मिल गए। ओके जी। अब थोड़ा सा, जब भी वो कहता है 2 पॉसिबल रीजंस, ये जनरल क्वेश्चन बन जाता है, डेटा में से निकालने की जरूरत नहीं रहती। Explain 2 reasons, possible reasons why CPI might not be an accurate measure of inflation in a BRICS economy such as India. Limitations of consumer price index, जो क्यों वो accurate नहीं होता? तो सर बच्चा, एक बेस ईयर नॉर्मल ईयर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है शाबाश, वेरी गुड। सर। और दूसरा कुछ कंट्री आरपीआई यूज करते हैं नहीं और नहीं नहीं कुछ नहीं, कंट्री वो नहीं यूज कर सीपीआई। सकते। उसने कहा CPI क्यों एक्यूरेट नहीं है, RPI वाली बात यहाँ पे नहीं करते आप। और बताएं जी, और बताएं। प्राइस डेटा कैलकुलेट करने में गलतियां हो जाती हैं। हम जो सैंपल लेते हैं उसमें कुछ रिकॉर्डेड नहीं होता, कुछ मिस हो जाता है, कुछ हिडन इकोनॉमी है, इलीगल ट्रेड है, ये सारा कुछ। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, खुद खा लेते हैं लोग अपनी फ्रूट उगा के, वो कभी भी उसकी प्राइसेस कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो फॉलो कर रहे हो जिसमें हमने कोई 2 लेने थे, 2 सॉलिड वाले ले लेते हैं। CPI डेटा माइट नॉट बी करेक्ट बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट कैलकुलेशंस। मीनिंगफुल डेटा आपको नहीं मिल रहा, क्यों? बिकॉज वी आर यूजिंग सैम्पल्स टू गेट मार्केट रिसर्च रिजल्ट कि कितनी महंगाई हुई है फलानी फलानी चीज की, तो वो इनएक्यूरेट होगी अगर सैंपल छोटा है, बायस है उसमें कुछ, ठीक है। 2 मार्क्स। ये सबको समझ आ गया कि मार्केट रिसर्च जब भी की जाती है उसमें इनएक्यूरेसी आती है, आप बिजनेस में पढ़ चुके होंगे। तो उसमें जब हम सैंपल लेते हैं तो सैंपल छोटा हो सकता है, सैंपल इनकरेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से इनकरेक्ट प्राइसेस आएंगी। सेकेंडली जी, कुछ रिकॉर्डिंग होने से रह जाती हैं, हिडन इकोनॉमी, इलीगल यानी कस्टम डिक्लेयर्ड नहीं है या टैक्स पेड नहीं है या इलीगल है, वो चीज़ें मिस हो जाती हैं, ब्लैक मार्केट्स जिनको हम बोलते हैं। साथ में आप कह सकते थे कि बेस ईयर और करंट ईयर जो है, बेस ईयर को फाइंड करना बहुत मुश्किल है। बेस ईयर एक नॉर्मल साल होता है, एक नॉर्मल साल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड विदाउट रिसेशन वगैरह मिलता ही नहीं है। तो सब बच्चों को क्लियर हो गया या कोई क्वेश्चन यहाँ पे? ओके। जो 2 बच्चे थोड़ी देर बाद आए उनको मैं एंड पे करवा दूंगा या फिर वीडियो देख लीजिएगा। बी पार्ट, एक्सप्लेन 1 पॉसिबल, अगेन उसने पॉसिबल का है, जनरल हो गया क्वेश्चन। aggregate demand reason and 1 possible aggregate supply reason for the differing rates of inflation in BRICS economies since 2012। हमने 4-5 कंट्रीज के इन्फ्लेशन रेट यहाँ देखे। इंडिया में सबसे तेजी से महंगाई हो रही है, चाइना में सबसे स्लो, फिर साउथ अफ्रीका, फिर रशिया एंड ब्राजील, ठीक है। तो मतलब कि सबसे ज्यादा स्पीड से इंडिया में हो रही है, सबसे स्लो महंगाई हो रही है चाइना में, और ब्राजील रशिया में इंडिया इससे कम, साउथ अफ्रीका में चाइना से ज्यादा। समझ रहे हैं? मतलब कुछ बातें मैं आपको बता दी। सिंपल क्वेश्चन है, 2 पॉसिबल रीजन बताओ, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई रीजंस। यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन की एक रीजन बता दें, क्यों एग्रीगेट डिमांड के बाहर शिफ्ट हुआ होगा और महंगाइयां आई होंगी, और क्यों डिफरेंट लेवल्स ऑफ महंगाइयां आई हैं। 1 मार्क सही एग्रीगेट डिमांड शिफ्टिंग फैक्टर, 1 मार्क कि शायद वो इंडिया में ज्यादा बड़ी होगी और चाइना में और बाकी कंट्रीज में जरा स्लो एग्रीगेट डिमांड बड़ी होगी। फॉलो कर रहे हो? तो मुझे एक रीजन दें जी, क्यों डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सर कंजम्पशन ज्यादा की होगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सर इंटरेस्ट रेट्स अगर नीचे करते हैं। Interest rate India might have fallen greater than other countries,
Hence, India faced greater rate of inflation, aggregate demand shifted more, and aggregate supply could not. समझ आ रहा है सबको? ये दोबारा बता दो। इसमें जब वो कह रहे हैं ना, जी सॉरी दोबारा बता दूं, यस, जब वो कह रहे हैं ना यहाँ पे कि वन पॉसिबल एग्रीगेट डिमांड रीजन, वन पॉसिबल एग्रीगेट सप्लाई रीजन, ये तो आसान है कि क्यों इन्फ्लेशन आ रही है। लेकिन जब वो कहते हैं ना डिफरिंग रेट्स, कि कहीं ज्यादा आ रही है, कहीं थोड़ी कम स्पीड पे इन्फ्लेशन आ रही है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे अपना आंसर को उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। तो हमने ऊपर जाके देखा था इंडिया में सबसे तेजी से महंगाई आ रही है, तो हम कहेंगे जी एग्रीगेट डिमांड रोज द फास्टेस्ट इन इंडिया, maybe due to more domestic consumption or greater government spending, or due to fall in interest rate more than other countries, which caused a greater rise in inflation in India. समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन? सर कोई से भी रीजन कर सकते हैं या खाली इंटरेस्ट रेट्स? उसने क्या कहा है? वन पॉसिबल एग्रीगेट डिमांड रीजन, वन। मैंने तो तीन बता दिए बच्चों कहने पे, आप कोई एक भी कर। डेप्रिशिएट भी हो सकते हैं, एब्सोल्युटली। करेंसी डेप्रिशिएटेड से हम ले जाते हैं एग्रीगेट सप्लाई रीजन पे ले जाते हैं। Depreciation of, let's say, Chinese exchange rate may have been less than the others. Hence, cost push inflation due to expensive imported raw materials was the least in China compared to other countries. ये बात समझ आ रही है जो मैं चाइना और बाकी कंट्रीज की बात कर रहा हूं? दिस इज वेयर स्टूडेंट्स लूज मार्क। प्लीज पूछ लें एनीवन। सर ये एक्सप्लेन कर देने समझ आए। मैं बहुत स्लोली दोबारा कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो हिस्सों में बात कर रहा है, मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ रहा हूं। एक्सप्लेन वन पॉसिबल एग्रीगेट डिमांड रीजन, अब मैं स्किप करके नीचे जा रहा हूं, फॉर द डिफरिंग रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन इन ब्रिक्स इकोनॉमीज सिंस 2012। डेटा पे गए, इंडिया में सबसे ज्यादा महंगाई हो रही है, चाइना में सबसे स्लो स्पीड पे महंगाई हो रही है, एंड डिफरेंट रेट्स पे महंगाइयां हो रही हैं। तो हम कहेंगे in India, consumption, government spending, or reduction in interest rate may have been more, causing a greater shift of aggregate demand compared to China and other countries. Hence, there was a greater rise in price level. समझ आ गई? यस सर। मतलब ये समझो, पांच लोग दौड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा तेज इंडिया क्यों है? समझ रहे हैं ये वाली बात? यस, महंगाई पांचों कंट्रीज में हो रही है, सबसे ज्यादा तेज इंडिया में क्यों हो रही है? रीजंस तो महंगाई की वही है, डिमांड पुल कॉस्ट पुश। अब हम कॉस्ट पुश की बात करते हैं, चाइना जिसमें सबसे स्लो आई है उसकी बात करता हूं। Aggregate supply reason causes cost push inflation. For example, Chinese exchange rate of yuan might have depreciated but less than other countries. Hence, aggregate supply shift in China to the left was less than other countries. Hence, price level rose slower in China than other countries. समझ आ गया बच्चों या अभी तक कोई कंफ्यूजन है? I'm waiting for your answer. ओके ग्रेट, लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन टू, हमने देखो 10 मार्क का क्वेश्चन था। लेट्स से आप डिफरिंग रेट्स ना कर पाते, तब भी आप लोगों के पहले वाले में तो दो पक्के हैं सबके, बहुत आसान था, चाइना का और उसका इन्फ्लेशन रेट आप सब ने सही कैलकुलेट किया था। दूसरे वाले में पॉसिबल रीजन में लेट्स से दो या तीन आ जाएं, पांच हो गए, चार हो गए। थर्ड वाले में आप दो तो सही कर लेते, पॉसिबल एग्रीगेट डिमांड सप्लाई रीजन, शायद डिफरिंग रेट्स को हैंडल ना कर पाते इस पेपर करने से पहले, अब वो भी आपको क्लियर हो गया। तो लेट्स से वी अराउंड 7 to 6 marks, ऑल वी नीड इज अनदर 6 marks टू गेट अ क्लियर इजी ए, 10 पे भी बच जाओगे। अब आसान से क्वेश्चन है पार्ट सी वन, using figure 1.2, describe how China's terms of trade changed from high point in 2015 to the end of 2016। एक बार फिर सब बच्चे क्वेश्चन पढ़ लो, अभी आंसर कोई ना देना, मैं पूछता हूं बच्चों से, तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ लें। फिगर 1.2 यूज करना है और चाइना का टर्म्स ऑफ ट्रेड 2015 के हाईएस्ट पॉइंट से 2016 के एंड में क्या हुआ है उस पर सिर्फ ये डिस्क्राइब करना है। जी 2015 में, आई एम आस्किंग दिस फ्रॉम शयान अली। शयान अली, 2015 में हाईएस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड कहां पे थी? अबाउट 117 118। 117 118 इंडेक्स पॉइंट्स थे टर्म्स ऑफ ट्रेड के। 2016 में साद अली आप बता दें कितनी है अब, राइट एट द एंड ऑफ 2016 टर्म्स ऑफ ट्रेड कितने पे हैं?
92 93 के बीच में कहीं पे हैं। तो लेट्स से जी 118 से 93 पे आए। कोई बच्चा मुझे बता दे माइनस करके 118 में से 93, 25% भी कह सकते हो। बेटर इज 25 इंडेक्स नंबर गिरे। ठीक है, परसेंटेज में ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि 118 का हमें निकालना पड़ेगा 93 का रेशियो परसेंटेज में। आप बता दें 25 इंडेक्स नंबर फेल। ठीक है, इंडेक्स पॉइंट्स समझ आ गए बच्चों सबको? ओके, तो between the highest point of 2015 terms of trade were around 117. By the end of 2016 they were around 93, 92, so around 24, 25 index points fall in terms of trade. They worsened, they deteriorated, they fell. कुछ भी ऐसा बता दो, 2 मार्क्स। किसी बच्चे को यहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो? अब आप लोग 8 मार्क्स पे पहुंच गए अगर आपने ये सही कर लिया। लास्ट जी, सी का 2 पार्ट, एक्सप्लेन वन पॉसिबल रीजन फॉर दिस चेंज, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस टर्म्स ऑफ ट्रेड। लेट्स गो टू महिरा आबिद। महिरा, क्या हुआ होगा एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस को इंपोर्ट्स प्राइसेस को? पहले तो बताओ ये, और फिर रीजन बता दो। टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन हुई है। यस महिरा, डोंट वरी। मे बी, या बोले मे बी कोई इनका माइक का इशू है। ओके खदीजा, आप बता दो बेटे, एक्सपोर्ट प्राइसेस क्या हुई होंगी? टर्म्स ऑफ ट्रेड के डिटेरियोरेट होने के लिए एक्सपोर्ट प्राइसेस क्या हुई होंगी? एक्सपोर्ट प्राइसेस कम हुई होंगी, इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ी होंगी। वजह क्या हो सकती है? यूज ऑफ टैरिफ्स एंड, हाँ जी, हाँ कुछ बच्चों का माइक का इशू था, वही मैं कहूँ महिरा और खदीजा वुड हैव आंसर्ड जी। सर डिफ्लेक्शन की वजह से, डिफ्लेशन की वजह से एक्सपोर्ट सस्ती हो गई और इंपोर्ट्स, हाँ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स इज फाइन एज वेल। आपने एक्सपोर्ट्स को करना है सस्ता, इंपोर्ट्स को करना है महंगा। आई वुड टेक एक्सचेंज रेट depreciation. Depreciation. Exports became cheaper, imports became expensive, terms of trade fell as export prices fell and import prices rose. समझ आ गया बच्चों? मुझे लगता है आप लोग 10 मार्क के करीब ले चुके हो। कुछ बच्चे ने गलतियां की थी तो 8-7 हो जाएंगे। स्टिल ऑन अ गुड स्टेड। आखिरी वाला, इंफॉर्मेशन की हेल्प हमने लेनी है, लेकिन डेटा में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये पेपर मैंने पहले करवाया हुआ है कई दफ़ा। विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन, discuss what is likely to be the most important factor that will determine how successfully India can compete with China when trading in world markets. अब मसला होता है इन बड़े लंबे क्वेश्चंस में, समझ नहीं आती स्टेटमेंट की। आप लोग एक बार पढ़ें और मुझे बता दें, हारून अहमद आपको स्टेटमेंट से क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, बस टेक योर टाइम एंड टेल मी दैट। एक्सचेंज रेट नहीं, मुझे फैक्टर्स बताने हैं, हाँ कि कौन से फैक्टर्स पे बात ये होगी डिपेंडेंट, कि क्या इंडिया compete कर सकेगा चाइना से या नहीं इंटरनेशनल मार्केट्स में। कितने फैक्टर्स चाहिए मेरे बेटे, कितने फैक्टर्स चाहिए? एक मिनट, हाँ शाबाश, आते हैं आते हैं। कितने फैक्टर्स चाहिए? 2 फैक्टर्स चाहिए, लेकिन 3 कर दो एहतियातन और अच्छा है। 3 करेंगे। पहला फैक्टर इन्फ्लेशन का बहुत साफ है, कोई बच्चा बताएगा इंडिया क्यों नहीं compete कर पाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? सर अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो गुड्स लेस कंपेटिटिव हो जाएंगे उनकी, हाँ, और सस्ते इंटरनेशनल कंपेटिटिव लोअर होने की वजह से डिमांड कम होगी एक्सपोर्ट की, एज अ रिजल्ट करंट अकाउंट। सो द फैक्टर दैट विल depend whether they are able to compete is inflation rate comparative in China and India. अच्छा जी, साद अब आप नहीं बताएंगे। अदीब आप बता दो। अदीब तो लेट आए हैं, लेकिन चलें कोई और बच्चा बता दे। लेट्स से मन्नान, आप कोशिश करें। दूसरा फैक्टर क्या होना चाहिए? वैसे डेटा में और कुछ खास नहीं है। हाँ एक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड देखें। इंडिया की टर्म्स ऑफ ट्रेड 30% गिरी हैं, जबकि इनकी 117 से कोई 93 पे, 25 इंडेक्स नंबर कंपेयर टू 117 मुश्किल से कोई 16% गिरी है। तो मुझे बताएंगे या 20% गिरी है?
टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडिया की ज्यादा गिर रही हैं कंपेयर टू चाइना। इसका बता सकते हैं शायान, वुड दैट हेल्प देम टू compete विद चाइना? शायान शायान शायान, वेयर आर यू? ओके, कोई और बच्चा बता दे इंडिया की टर्म्स सर ऑफ मैं ट्रेड। बताऊं? जी जी, बताएं बताएं। सर इंडिया की जब टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए तो सर एक्सपोर्ट की प्राइसेस कम हो जाएगी, हम्म। तो सर उसके बाद दूसरे कंट्रीज को हमारे जो एक्सपोर्ट्स होंगे सस्ती लगेगी बस और बस सर ठीक है, जिससे मुझे इंटरनेशनल। एक्सप्लेनेशन से ज्यादा ये सुनना है कि इंडियाज टर्म्स ऑफ ट्रेड फेल मोर देन चाइनाज टर्म्स ऑफ ट्रेड। ऊपर लिखा हुआ है इंडिया की 30% गिरी है, जबकि उसके 25 इंडेक्स पॉइंट्स मुश्किल से 20%। सो इंडिया विल बिकम मोर competitive and will be able to compete with China because their goods are becoming cheaper and their imports are becoming expensive. समझ आ गया ना? यस सर। आखिरी एक जनरल वाला कर लेते हैं। उसने कहा है यहाँ पे देर आर सीरियस डाउट्स वेदर इंडिया प्रोडक्ट्स कैन compete विद चाइना। क्या मसला है इंडियन प्रोडक्ट्स के साथ? क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी अच्छी नहीं है सर इंडियन। डिमांड डिमांड का आ सकता है इसमें। क्वालिटी पे ही डिमांड बेस करती है ना। क्वालिटी का है। द क्वालिटी ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स माइट बी लेस देन चाइनीज एक्सपोर्ट्स, क्वालिटी ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स माइट बी बेटर देन चाइनीज इंपोर्ट्स, ठीक है ना? हेंस इंडिया माइट बी सफरिंग इन competing। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। कंपैरेटिव एडवांटेज लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? लेकिन उसको समझाना पड़ेगा आपको, बताएं कैसे। So when a country would have lower opportunity cost while आई नो, producing. लेकिन व्हेन अ कंट्री यहाँ नहीं बोलोगे। इफ इंडिया हैज a comparative advantage on certain products which China does not, then they'll be able to compete better। समझ रहे हो ना? लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। चाइना इंडिया यहाँ पे बोलना जरूरी है। गॉट इट बच्चे? ओके। अब हो गया ये। अब हम चलते हैं मेरा बेटा। सर 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 यस। सर सर बी पार्ट का। सर बी पार्ट था सर ब्रिक्स डिमांड टू एग्रीगेट डिमांड वाला सर वो एक दफा सर एक्सप्लेन कर सकते इसको खत्म कर ले पहले। सबसे इंपॉर्टेंट आपको कौन सा लग रहा है? इन्फ्लेशन, टर्म्स ऑफ ट्रेड, या क्वालिटी? हैं। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत तेजी से 4 गुना बढ़ रही है। यही बोलना कि 25% इंडिया में, 6% चाइना में, तो चाइनीज गुड्स विल रिमेन वेरी कंपेटिटिव कंपेयर टू इंडियंस। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इन माय ओपिनियन इज फॉर इंडिया टू कंट्रोल देयर इन्फ्लेशन रेट। गुड वर्क गाइस। बहुत अच्छे हो गए हो। वापस चलते हैं बी पार्ट पे। साथ बी पार्ट कह रहा है एक्सप्लेन वन पॉसिबल एग्रीगेट डिमांड रीजन। अब मैं स्किप कर रहा हूं बीच वाला क्वेश्चन। फॉर द डिफरिंग रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन इन ब्रिक्स इकोनॉमीज सिंस 2012। ब्रिक्स इकोनॉमीज में इंडिया का रेट ऑफ इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है, फिर ब्राजील, रशिया है, फिर साउथ अफ्रीका, और सबसे कम राइज इन इन्फ्लेशन चाइना में। तो हमने इससे डेटा से लिंक करके, बहुत आसान क्वेश्चन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की एक रीजन बतानी है। Aggregate demand reason could be greater government spending or more investment by firms due to fall in interest rate, or more consumption due to fall in interest rate by Indians, and it might be greater than other countries, hence more inflation in India। समझ आ गया? Aggregate demand rises more compared to aggregate supply। साथ समझ आ गया? यस सर। कॉस्ट पुश का आप बताओ, रीजन बताओ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, और क्यों चाइना में सबसे कम आई है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कंपेयर टू द अदर्स। एग्रीगेट सप्लाई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कॉज करती है। चाइना में ऐसा क्या हुआ होगा कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आई लेकिन दूसरों से कम? कोई रीजन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की? एक्सचेंज रेट। चाइनाज एक्सचेंज रेट में हैव डेप्रिशिएटेड which would have caused, बोलते जाओ, expensive what? सर Imported raw materials। But other countries' exchange rates may have fallen even more than China's, causing greater cost push inflation, greater shift of aggregate supply to the left compared to aggregate demand। समझ आ गया मेरे बच्चों? यस सर। अब सबको क्लियर है ये पेपर? तो मैं आगे चलूं। अब इसी का हम सेक्शन बी आज अटेम्प्ट करने लगे हैं। काफी अच्छा हो गया सेक्शन बी का। इट विल बी अ प्रेजेंट थिंग फॉर यू। एकदम से आपको आसान लगेगा, स्पेशली इतने सेक्शन एज करने के बाद। ये कौन बच्चे हैं जो इस वक्त आ जाते हैं? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आप कुछ दिनों से एब्सेंट भी हैं और लेट भी आ रहे हैं। दिस इज नॉट गुड। राइट जी, सो लेट्स गो टू सेक्शन बी टुडे। पहला क्वेश्चन, एवरीबडी टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, डोंट स्पीक। इट हैज बीन, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बस बंद करें माइक्स अपने।
it has been reported that the world demand for chocolate is increasing at a time, एक factor, when supply of coca beans, the raw ingredient, yani raw material required to produce chocolates, is not as large as expected. Explain with the help of a diagram, demand supply wala of course, the likely effects of these changes on the world market for chocolate products. 8 marks. तसल्ली से सुकून से सांस लें. दो फैक्टर उसने दिए हुए हैं. सबसे पहले हमने कोई की टर्म नजर नहीं आ रही है सच, तो हम बेसिकली डिमांड सप्लाई का ग्राफ बना देंगे बेसिक. हाँ, डिमांड राइट पे शिफ्ट हो रही है चॉकलेट्स की, सप्लाई लेफ्ट पे. अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं. सबसे पहले 2 मार्क्स नॉलेज के लिए एक, हाँ हाँ बिल्कुल, अभी बात करते उस पे आते हैं उस पे. आपके पास दो ऑप्शंस हैं. अगर आप लोग फुली कॉन्फिडेंट हैं तो एक ही ग्राफ पे हो सकता है. पहले तो एक बेसिक डिमांड सप्लाई डायग्राम बना दें, प्राइस क्वांटिटी दिखा दें, ये आपके 2 मार्क्स नॉलेज के आगे. कुछ बच्चे डिमांड को डिफाइन करना चाहें कर दें, ठीक है, लेकिन मार्क्स डिमांड सप्लाई डायग्राम के होंगे क्योंकि इसमें और कोई की टर्म इकोनॉमिक नहीं है. अब आप पहला ग्राफ बनाएं, फिगर ए. एज सजेस्टेड इन द आर्टिकल, increase in demand for chocolates will shift demand curve to the right, which will cause prices to rise and quantity traded to rise as well. समझ आ गया बच्चों? Yes. दूसरा ग्राफ बना दें जी. कॉस्ट ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स कोका के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया, प्रिवेंटिस का फैक्टर, उससे प्राइस बढ़ी और क्वांटिटी कम हुई. अब आप कमेंट देंगे कि प्राइस विल डेफिनेटली राइज बिकॉज बोथ राइज इन डिमांड एंड फॉल इन सप्लाई आर पुशिंग प्राइस अपवर्ड्स. However, quantity remains uncertain. It will depend on relevant shifts of demand and supply curves. समझ आ गया बच्चों? तीसरा तरीका जो मैं करूंगा, एक ही ग्राफ पे डिमांड कर्व को भी बाहर शिफ्ट कराऊंगा, सप्लाई कर्व को भी बाहर. ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगी, क्वांटिटी हमारी सेम रहेगी या अनसर्टन आप कह दोगे. समझ आ गया मेरे बेटा? कोई कंफ्यूजन? No, sir. डज एनीवन वांट मी टू ड्रॉ दिस ग्राफ? देखो अनसर्टेन वाली चीज ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे? देखो, अगर आपने बराबर शिफ्ट किया तो क्वांटिटी सेम रहेगी. तो आप कमेंट ये करना कि इट विल डिपेंड ऑन रेलिवेंट शिफ्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. क्या चॉकलेट की डिमांड ज्यादा बढ़ी थी या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ज्यादा बढ़ा था, विच विल डिटरमिन क्वांटिटी पे इफेक्ट. प्राइस अलबत्ता दोनों केसेस में बढ़ रही है. समझ रहे हैं? यस सर. बना दूं ग्राफ या सबको क्लियर है? Clear. एक्सीलेंट. Sir, clear. ओके ओके. आई एम जस्ट वेटिंग 5 seconds फॉर एनीवन हु इज स्ट्रगलिंग विद इट. ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें 8 में से 8 वाले मार्क्स है. खैर, मैं आपको एक बार मार्क्स स्कीम भी दिखा दूं ताकि आप लोगों का टोटल कॉन्फिडेंस यहाँ डेवलप हो जाए. 1 बी तो फिर रहे हम 2A. सबसे पहले जी 2 मार्क्स नॉलेज के यू अप टू 2 मार्क्स इस बात दे रहे हैं. एक्यूरेट डायग्राम शोइंग डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स फॉर चॉकलेट, 1 मार्क. ऊपर हेडिंग दे देना चॉकलेट विद इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, 1 मार्क. फिर जी a separate diagram or a development of a simple supply and diagram showing that there'll be a shift of supply to the left because of fall in supply of coca beans and rise in their price, cost of production badhegi. A separate diagram or a development of a simple demand supply diagram showing that there will be a shift of right to the demand curve for chocolate as a result of increased demand for chocolates and a rise in price. अब 2 मार्क्स एंड पे इस पे मैंने भी आना था. Elaboration that considers overall impact. अब गाइडेंस पढ़े. A simple market demand supply diagram is required showing a shift to the right of demand for chocolate. This will show an increase in price and increase in quantity traded. For elaboration, for example, the rise in price of the two changes will be determined by the extent of shifts in demand and supply factors, such as relevant elasticities, yes, size of shift. Since the increase in demand and the decrease in supply will have opposite impact on equilibrium quantity, this is clearly indeterminate, uncertain. Price अलबत्ता लाजमी बढ़ेगी. इलास्टिसिटी का कमेंट भी दे दीजिएगा just to be the safe side. बच्चों समझ आ गया या नहीं? सर इस पे शॉर्टेज का मेंशन करेंगे? किसका किसका? शॉर्टेज नहीं, इसमें बेटे 2 शिफ्ट्स है ना. अगर आप इकट्ठा 2 शिफ्ट्स वाला बना रहे हो फिर तो नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा. शैल आई मेक इट फॉर यू गाइस? बता दें मुझे. नेक्स्ट समझ आ गई है. ओके, अगर अलग अलग बना रहे हो
उसमें भी शॉर्टेज सरप्लस बना दो तो अच्छी बात है, रिक्वायर्ड नहीं है सच। ठीक है, एक बना सकते हैं। एक ही बनाओ ज्यादा अच्छा है। उसने क्या लिखा हुआ है मार्क्स स्कीम में, वापस यहाँ पे आए, a separate diagram or a development of simple supply and demand diagram showing shift of supply to the left, a separate diagram or development of a simple supply and demand diagram showing there will be a shift of demand। इकट्ठे एक पे भी बना सकते हैं बेटे। ओके सर। अब क्वेश्चन में तो वो एक्चुअली क्या ही रहा है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, लेकिन ऑप्शन दे रहा है दो भी बच्चे बना दें तो इट्स ओके। बच्चों बता दो लास्ट टाइम, शैल आई मेक इट और शैल आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? सर आगे समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें, गुड इनफ। लेट्स गो टू पार्ट बी। Very high consumption of chocolate can lead to health problems such as obesity, motapa, and diabetes, yani sugar, especially amongst young children in developed economies. ये वहाँ पे वो अफोर्ड करते हैं, ज़्यादा खाते हैं। डिस्कस व्हाट इज लाइकली टू बी द मोस्ट इफेक्टिव पॉलिसी टू रिड्यूस दीज प्रॉब्लम्स। जब भी मोस्ट आए तो आपने दो पॉलिसीज करनी है। up to 4 marks for one policy, it's pros and cons yani benefits and problems। up to 4 mark for the second policy, pros and cons, evaluation दोनों में से अच्छी पॉलिसी कौन सी है, with a sound conclusion। in a way क्या क्या करेंगे? सर अगर हाँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं टैक्स की आवाज आ रही है। सेल्स टैक्स लगा दो, इनडायरेक्ट टैक्स, अवेयरनेस कैंपेन्स, अवेयरनेस कैंपेन्स। तो अब एक एक करके करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद, मिनिमम प्राइस पे तो लगा सकते हो। क्या लगाते हैं? मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस भी लगा सकते हैं, मजे वाली नहीं है लेकिन चले लगा दें आप, कोई मसला नहीं है, लगा सकते हैं। प्राइस बढ़ जाएगी, कंजम्पशन कम हो जाएगी, लेकिन उससे ब्लैक मार्केट्स आ जाएंगी। बात तो वही भी सही है, बिल्कुल सही है। अच्छी पॉलिसी नहीं है, उसमें आपको आसानी हो जाएगी दूसरे के हक में बात करने की। ठीक है ना? सो लेट्स गो इनडायरेक्ट टैक्सेस। Government can apply indirect taxes such as sales tax on chocolates। यहाँ ग्राफ बना दें, लेफ्ट पे शिफ्ट कर दे सप्लाई का, प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो लिखिए एज सीन इन द फिगर, indirect tax will raise the cost of producing chocolate, producers will shift some of the price to consumers depending on price elasticity of demand, price rise will reduce quantity demanded and consumption of chocolate will reduce, and obesity and diabetes will reduce। However, mostly chocolates are addictive, their demand tends to be inelastic। ठीक है। Secondly, indirect taxes cause cost push inflation and they have a regressive impact in, they will increase gaps between rich and poor more than enough। अब आ जाएं जी awareness campaigns। Awareness campaigns can be can be devised from grassroots level, from schools, universities। जब बच्चे छोटे होते हैं तब से शुरू कर दो, so they can know about the harmful effect of chocolates। In a way, it's a demerit good, there's information failure, addictive nature की वजह से। अब लोगों को पता लगेगा बच्चों को, तो दे विल स्विच अवे फ्रॉम चॉकलेट, डिमांड के लेफ्ट पे शिफ्ट करके बेशक बना दो, नहीं तो सिंपल रखो। However, awareness campaign may be poorly designed, people may just ignore the awareness campaign, or it will be very expensive for the government, there'll be opportunity cost of other spending that government could have done to evaluate. Both can be used to control the consumption of chocolate, however indirect taxes may be ineffective because of inelastic demand। Awareness campaign does target the information failure। One way, ये हमेशा इसमें आप कह सकते हैं, one way is to raise revenue from indirect taxes as demand is inelastic and use that money to finance the awareness campaign that will give the government best of both worlds and control over consumption and overproduction of chocolates। बच्चों समझ आ गया या नहीं? आई थिंक इस पहले क्वेश्चन में, पहले में से तो 8 में से 8, या चलें आपने इलास्टिसिटी का नहीं जिक्र किया या क्वांटिटी का इतना सही नहीं बता सके, 6 कर लेते हैं। दूसरे में से 10 9 आराम से आ जाएंगे। अब ये देखो 15 मार्क्स, ये टू कौन सा इतना होता है? क्या चीज, क्या चीज? टू कौन सा इतना होता है? There is no set limit, Fiza, depends on how well you've developed the point। एक वेल डेवलप पॉइंट के 3 मार्क्स तक मिल सकते हैं, लेकिन अगर हल्की डेवलपमेंट थी, आपको कितने मार्क्स चाहिए? आपको 3 तक वो दे देगा, प्रोज एंड कॉन्स दोनों के। इसमें तो जैसे ही आपने ग्राफ बना के एक्सप्लेन किया, प्राइस बड़ी कम, उधर ही आपके 3 मार्क्स पूरे हो गए। ठीक है ना? फिर दूसरी साइड पे 1 मार्क लेना है सिर्फ डिसएडवांटेजेस का, बट डोंट गो टू इजी ऑन इट।
सीआई वाला थोड़ा बहुत बीफ आंसर देखना चाहेगा, कुछ सफ़ा डेढ़ लिखा हुआ हो, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। गेटिंग द पॉइंट जी? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, कोई कंसर्न? ऑल राइट जी, नंबर So, 3। हाँ जी, बोले बोले बोले। Okay, number three. In March 2017, the Indian government announced a new 5 year program of investment in the country's nationalized railway system. Nationalized means जब गवर्नमेंट खरीद लेती है, तो गवर्नमेंट ने 5 साल का प्रोग्राम बनाया कि हम इन्वेस्ट करेंगे हमारी जो नेशनलाइज्ड रेलवे सिस्टम है इसमें, और ट्रैक्स बिछाएंगे, गाड़ियाँ ट्रेनें आएंगी, सारा कुछ। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग का केस है, उसने खुद बोला ADAS डायग्राम बनाए, how this investment is likely to affect India's output, prices and employment. कोई बच्चा मुझे बता सकता है यहाँ पे कौन सा वाला ADAS का ग्राफ बनना चाहिए, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई वाला या शॉर्ट रन वाला? सर लॉन्ग रन लॉन्ग रन वाला, वाला बनना लॉन्ग रन चाहिए। वाला। शेल आई मेक इट फॉर यू? इसी बहाने ये रिवाइज हो जाएगा टॉपिक। बताएं मुझे, बना दूं या आप सबको आता है? आई डाउट इट वेरी मच कि सबको आता है। sir, I'm just talking about myself. ओके, आई नो। बच्चे किसी को ना आता हो प्लीज बता दें, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, वी लर्निंग हियर। अगर ये एग्जाम में आ गया तो 8 मार्क्स मिस हो जाएंगे। यार कोई भी नहीं बोल रहा, पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है बना दूं। हु नोज, यही पेपर में आ रहा है, बना देता हूँ। हु नोज, दिस माइट बी इन द पेपर। सो कभी कभी रिग्रेट करता है बंदा कि यार एक चीज़ करवानी थी, नहीं करवाई, और बच्चों को फ़ायदा हो जाता। सो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ पूरे क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों को सामने आ जाए। आप लोग कुछ नोट कर रहे हैं? हमारा सेक्शन बी कितना तेजी से हो रहा है बिकॉज ऑफ सो मच प्रैक्टिस ऑफ सेक्शन ए। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। अब सेक्शन बी के बाद सेक्शन ए आपका और अच्छा हो जाएगा, बिकॉज वही टॉपिक्स बार बार रिट्रेट हो रहे होंगे। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन को जरा नीचे कर दूं ताकि हमें आसानी से नजर आए। अच्छा जी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब उसने यहाँ पे नई कोई की टर्म दी जिसको हम डिफाइन करें। कुछ बच्चे यहाँ एडी को डिफाइन कर देंगे, एएस को डिफाइन कर देंगे, कोई हरज नहीं है, कोई हरज नहीं है। आपका एक ही एग्जाम है, व्हाई नॉट, ठीक है, सो कर दो। अच्छा जी, अब हम जरा यहाँ पे पहले मैं ग्राफ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। वैसे असूलन आई थिंक द मार्क स्कीम विल से दो सेपरेट डायग्राम, एक में एग्रीगेट डिमांड बायर शिफ्ट हो रही है, एक में एग्रीगेट सप्लाई बायर शिफ्ट हो रही है, दोनों अलाउड हैं, बट लेट्स यूज इट क्योंकि प्राइसेस, आउटपुट और वो किस चीज़ पे कह रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट, तो वो सब कुछ इस ग्राफ में नजर आता है। लेबल्स जी मैक्रो का है, प्राइस लेवल और द नेशनल आउटपुट यानी रियल जीडीपी। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व लगाएं, पहले परफेक्टली इलास्टिक, फिर इन इलास्टिक, हम पीपीसी के पास पहुंच गए, फिर परफेक्टली इन इलास्टिक, और इसको LRAS लिख दें। अब बच्चों एग्रीगेट डिमांड को यहाँ पे, जहाँ पे वो बेंड हो रहा था कर्व सप्लाई वाला, HD0 लगा दें। ये आपका प्राइस लेवल, ये आपका इक्विलिब्रियम, और ये आपका नेशनल इनकम, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी है और आय का इंजेक्शन आया है, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, ठीक है, राइट। उसके बाद आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व लॉन्ग रन में बाहर शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कॉजेज एग्रीगेट सप्लाई टू शिफ्ट इन द लॉन्ग रन। अब देखते हैं Y1, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीन इन द फिगर। In short run, due to greater investment by the government in the railway system as a part of infrastructure, 5 year program will result in shift of aggregate demand curve to the right. This should increase price level in short run. Output will increase, employment will be generated as country's GDP is rising. However, in long run, when aggregate supply curve also shifts because of greater investment and productivity in the country, because of better railway infrastructure, easy movement of raw materials, resources, etc., new equilibrium will be at E1. Price level will come back to original level, and output and employment will increase from Y0 to Y1.
रेलवे सिस्टम में भी जॉब्स क्रिएट होंगी, अब थोड़ा सा अप्लाई कर देते हैं, मोर रेल ड्राइवर्स, more conductors, more ticket checkers people will be required, more people on railway station will be required, cleaners से लेके ticketing officers तक. But in general the whole economy will also experience rise in employment. बच्चों समझ आ गया है या कोई confusion? सही है, जो सप्लाई इंक्रीज हुई है ये आप दोबारा बता देंगे एक दफा? बेटे जब भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, शॉर्ट रन में एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ता है. ये सप्लाई साइड पॉलिसी भी तो है ना मेरे बेटा. जी सर ठीक है आगे। सबको समझ आ गया या नहीं मुझे बता दें. ओके, सो ये 8 मार्क का है. खैर पहला वाला क्वेश्चन इतना आसान था कि यू डोंट नीड टू चूज दिस वन, बट स्टिल लेट्स डू इट. बी पार्ट जी. Discuss whether a nationalized or a privatized railway system is likely to generate a better market for rail travel. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. नेशनलाइजेशन के फायदे और नुकसान, प्राइवेटाइजेशन यानी फ्री मार्केट के फायदे और नुकसान, इवैल्यूएशन दोनों में से बेहतर कौन है, और फिर कंक्लूजन देना. वुड यू गाइस बी हैप्पी टू ट्राई इट? अगर गवर्नमेंट इंडिया की नेशनलाइज कर रही है जैसे, उसके क्या फायदे हैं? लेट्स स्टार्ट विद मुनीब. मुनीब वैसे ही बहुत बोलते हैं लेकिन चलें उनसे स्टार्ट कर लेते हैं. सवाल दोबारा रिपीट कीजिए। बेटे लिखा हुआ है क्वेश्चन. अप टू 4 मार्क्स. नेशनलाइज करने के रेलवे सिस्टम को क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे? मुनीब का ये टॉपिक वीक लग रहा है. लेट्स गो टू यामीन. यामीन तसल्ली से नेशनलाइजेशन के फायदे विद रिस्पेक्ट टू रेलवे सिस्टम और नुकसान. सर वर्कर्स की जॉब्स जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएंगी क्योंकि गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम ओके करती है। शाबाश. और बताएं. और सर वो चीप से बेचेंगे लाइक रिलेटिवली लोअर प्राइस पे थ्रू आउट द कंट्री प्रोवाइड करेंगे बिकॉज रेलवे सिस्टम इज अ बेसिक नेसेसिटी. ठीक है, तो वो उसको ऑप्टिमम क्वांटिटी में थ्रू आउट द कंट्री एट लो फेयर्स प्रोवाइड करेंगे. ठीक हो गया. एक और कर लेते हैं जी. गवर्नमेंट का क्योंकि सोशल वेलफेयर मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो वो जो है बूढ़ों को, यंगर लोगों को शायद फ्री या बहुत लो वेज रेट दें और बाकियों को ज़रा ज़्यादा रेट चार्ज करें, तो इट विल बी मोर इक्विटेबल, मोर फेयर. समझ आ गया बेटे कमांड इकोनॉमी के फायदे? अदर फैक्टर्स पोल्यूशन वगैरह की बात कर सकते हैं। वो तो दोनों में होगा लेकिन ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में होता है. अभी पहले दूसरी बात करते हैं. गवर्नमेंट के पास क्या नहीं है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव एंड इंसेंटिव द क्वालिटी ऑफ रेलवे सर्विसेज में सफर. ठीक है, गवर्नमेंट मे नॉट बी एबल टू कट कॉस्ट बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर में इनएफिशिएंसी आ जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव एंड कंपटीशन. उसके रिजल्ट में क्वालिटी ऑफ रेलवे सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग रेलवे सर्विसेज में बी एक्सपेंसिव, which may mean government will have to subsidize it, which may cause the budget deficit. समझ आ गया बच्चों या दोबारा बता दूं? सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो नुकसान हो सकता है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है बिल्कुल. एक बार फिर सुन लें. ये बेटे आप लोग ना असल में रेलवे सिस्टम पढ़ के जरा परेशान हो गए. मैं सीधा पूछता हूँ नेशनलाइजेशन के फायदे, प्राइवेटाइजेशन आप लोग बताते. नेशनलाइजेशन मीन्स पब्लिक सेक्टर के पास चीज आ गई है. Government will provide railway services throughout the country at very affordable prices because they aim for social welfare and railway travel is a necessity. Secondly, government will ensure that older and very young will be charged less for equalitarian basis के ज़्यादा गरीबों को ज़रा हेल्प मिल सके. ठीक है. उसके अलावा जी गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि इवन दोज इलाकों में जो अफोर्ड नहीं करते, ज़्यादा वहाँ पे कस्टमर्स नहीं है, वहाँ भी रेलवे सर्विस प्रोवाइड हो, पूरे मुल्क में प्रोवाइड हो. However, government will lack efficiency due to lack of competition and no profit motive, which may result in lower quality of railway services and higher cost, which may need government subsidization. Subsidies will add to government cost and opportunity cost of other uses. समझ आ गया बच्चों या लिखवा दूं ये पूरा आंसर? There's a question I need to know. अगर खामोश है तो मतलब सबको समझ आ रहा है. अब जी ओके उल्टी साइड पे चलते हैं. लेट्स गो टू सम अदर किड जिससे बिल्कुल बात नहीं हुई. हारून से भी हो गई है. साइम शाहिद.
साइम शाहिद, प्राइवेट सेक्टर के पास अगर रेलवे सिस्टम आ जाए तो क्या फायदे? फायदे नुकसान आपने 4 मार्क्स के लिए करने हैं। प्राइवेट सेक्टर के पास रेलवे सिस्टम आ जाए, प्राइवेटाइज्ड हो जाए, उसके क्या फायदे हैं बताइए, शाबाश। सर बैठ रहे साइम आप नहीं है क्लास में? अच्छा जी, कोई और बताए। कर दूं सर, एक तो रेवेन्यू बढ़ेगा सर। बिल्कुल, प्राइवेटाइजेशन से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, उसका यूज बताओ। सर उससे हम बेटर क्वालिटी पे इन्वेस्ट कर देंगे। बेटर क्वालिटी पे? किसकी वो नहीं बेटर? सर, बेटर बेटर सर्विस पे। नहीं नहीं, सर्विस तो अब प्राइवेट सेक्टर देगा बेवकूफ। प्राइवेटाइज कर दिया आपने, गवर्नमेंट उसको यूज कर सकती है मेरिट गुड्स पे, पब्लिक गुड्स पे, वेलफेयर पे, ठीक है ना? डोंट डोंट स्पॉइल। को हम सर्विस पे भी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, देखो प्राइवेटाइज कर दिया तो फिर तो गवर्नमेंट नहीं करेगी ना, गवर्नमेंट फिर मेरिट गुड्स वगैरह देती रहेगी, ठीक है? और बताएं जी, शाबाश। माइक से आवाज आ रही हाँ मनीब, आपकी आवाज बहुत कट रही है। राफे है तो राफे बता दें, या कोई और, अगर रायान, एनीवन। सर क्वालिटी बेटर होगी। क्यों उनमें क्वालिटी क्यों बेहतर होगी? सर जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए उसकी कम्पेटिटिवनेस बढ़ाता है, उसकी क्वालिटी बढ़ाता है ताकि उसको ज़्यादा यूज कर सकें, इसलिए उसका रेवेन्यू बढ़ जाए। वेरी गुड, उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बेहतर होगी, कॉस्ट कम होगी, लेटेस्ट रेल्स आएंगी, इलेक्ट्रिक एंड स्टफ, तो बहुत अच्छी चॉइस कंज्यूमर की बढ़ेगी, सॉवरेंटी आएगी कंज्यूमर्स की। लेकिन प्राइवेट सेक्टर डज नॉट कंसिडर एक्सटर्नल कॉस्ट, पोल्यूशन वगैरह। प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली बन गई तो वो एक्सप्लॉइट करेंगे, बहुत ज्यादा प्राइसेस चार्ज करेंगे लॉस मेकिंग एरियाज में, जहां ज्यादा कंज्यूमर्स नहीं है, फार फ्लैंग एरियाज में रेलवे सर्विस ही बंद कर देंगे, विच विल रिड्यूस पीपल्स वेलफेयर। अब जी वैल्यूएशन पे आते हैं। हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से जो प्राइवेट फर्म्स होगी वो इफेक्टिव होगी प्रोडक्शन में। हाँ वो तो बात करी हमने, एफिशिएंसी, प्रॉफिट मोटिव, लोअर कॉस्ट, वो तो बात हो गई ना। अब इवैल्यूएशन जी, both have their own pros and cons. Nationalization means cheaper and throughout the country supply of railways, and privatization means better quality and more choice for consumers. In my opinion, nationalization is better because railway service is an essential welfare item. It is a natural monopoly. It's better to have one firm supplying throughout the country so that it can achieve economies of scale and produce at the lower cost and supply it throughout the country. बच्चों समझ आ गया है? ये प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, और इस पे क्वेश्चन आता रहता है। बच्चों एनी क्वेश्चंस? आखिरी वाला मैं बहुत जल्दी से खुद करा देता हूं ताकि आज ही हमारा ये क्लियर हो जाए, अनलेस इट्स अ टफ क्वेश्चन और फिर बाद में करने वाली बात हो। एक्सप्लेन द लाइकली कॉजेज ऑफ अ डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर एन इकोनॉमी दैट रिलाइज हेविली ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो थोड़ा सा एग्रीकल्चर से लिंक करेंगे। की टर्म्स हैं जी, करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, और दूसरा उसका डेफिसिट बताना है थोड़ा सा। Current account of balance of payment records inflows and outflows from exports, imports of goods and services, primary and secondary income transfers. Deficit on current account means outflows for imports and other items are greater than exports and other items. सबको ये बात क्लियर थी? 2 मार्क्स। अब जी एप्लीकेशन के 6 के लिए हमने 2 लाइकली कॉजेज बताने हैं। A country's currency appreciation या revaluation by the government will make its exports expensive, making them less competitive. If demand was elastic, export revenue will fall. On the other hand, imports will become cheaper. Their demand will rise. If demand was elastic, import expenditure will rise. X minus M part of aggregate demand, यानी current account will go into deficit. पहला फैक्टर एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन या राइज या रिवैल्यूएशन। इसका इसका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से सर क्या रिलेशन है? अभी करते हैं। However, agricultural products tend to have inelastic demand, and in this case, appreciation may cause a surplus. Therefore, depreciation of exchange rate will reduce the revenue from exports and increase spending on imports. और उस केस में करंट अकाउंट बैलेंस डेफिसिट में जाएगा। वेरी गुड शायान, समझ आ गई बात? सर हमें इसमें सर एक की वजह से जो होंगी रीजंस वो नहीं बतानी? किसकी वजह से?
डेफिसिट से क्या होगा वो नहीं बताना आपने इसके अंदर। आप जरा क्वेश्चन पढ़े मेरा बेटा। जमील भाई causes लिखा है। Likely causes of a deficit of current account for a country that relies on agricultural products, ठीक है, not effects of deficit, ठीक है ना। ये बड़ा ध्यान कीजिएगा, पूरा आंसर गलत हो जाएगा अदरवाइज। पहला वाला मैं दोबारा बता रहा हूं, करेंसी appreciation will make exports expensive, imports cheaper. If demand is elastic for exports and imports, current account should go into deficit, but a country relying on agricultural products tends to have inelastic demand for its exports. In this case, a depreciation of exchange rate will reduce export revenue and current account will go into deficit. Other reason can be protectionism. सर जी जी बेटे। अच्छा सर, मैं कहता कि अगर एक्सपोर्टर है, हम ये नहीं देख सकते कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर क्रॉप्स वगैरह अफेक्ट हुई हैं तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स नेगेटिवली अफेक्ट हो गई हैं। बात तो ठीक है, उससे भी तो एग्रीकल्चर करंट प्रोडक्ट अकाउंट से लिंक डेफिसिट भी हो हो सकता सकता है, है। लेकिन आई एम नॉट श्योर मार्क स्कीम इसको रिकग्नाइज करेगी। अभी पहले मेन वाले पॉइंट्स ना कर लें जो हमने पढ़े हुए हैं सिलेबस में। Getting the point? ऐसे कर Yeah, let's go next to what's it called? Next कर लेते हैं जी, removal of protectionism. If the government moves towards free trade and removes tariffs on imports, imports will become cheaper, their demand will rise, ठीक है, especially of agricultural products if they're cheaper abroad, ठीक है। सेकेंडली, एक्सपोर्ट्स के ऊपर सब्सिडीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से हटा दी, वो इंटरनेशनल मार्केट्स में अनकम्पिटिटिव हुई, डिमांड फॉर आर वेजिटेबल्स फ्रूट्स विल फॉल, एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम, करंट अकाउंट विल गो इनटू डेफिसिट। समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन? मैं शयान आप वाले पॉइंट को देखता हूं कि क्या ऐसी कोई बात हम कर सकते हैं। 4A, लॉजिकली आपकी बात गलत नहीं है। सबसे पहले वही मीनिंग ऑफ करंट अकाउंट, ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर उसका डेफिसिट। Current account of balance of payment records inflows and outflows of money from exports, imports of goods and services, primary and secondary income flows. Its deficit means outflows for imports and other items are greater than inflows from exports and other items. अब जी वो कहते हैं explain one reason that might cause a deficit in the current account of balance of payment, 2 marks. Explain at least one further reason, 2 marks. Elaboration that relates deficit to dependence on agricultural products, link करके बताओगे तो दूसरा आखिरी 2 marks. Higher rate of inflation उसने लिया है, decline in competitive economy's industry because of lack of innovation, rise and fall in exchange rate with due reference to elasticities, increase in trade barriers, मैंने आखिरी 2 लिए। समझ आ गई बात आपको? मुझे वैसे करने को वो भी गलत नहीं है, लेकिन ये सीआई एग्जामिनर्स, I'll be honest with you Shayan, they are pretty ruthless when it comes to cutting marks for off mark scheme points, ठीक है। सो हमने जब पढ़ा हुआ है कि इन्फ्लेशन और आप क्वालिटी कम होगी हमारी वेजिटेबल्स फ्रूट्स की, ये कर दो, या हमारी करेंसी डिप्रिशिएट कर दी, इनइलास्टिक डिमांड थी एक्सपोर्ट्स की तो उससे रेवेन्यू कम हो गया, प्रोटेक्शनिज्म हटा दी गई। समझ रहे हैं? यस सर। All right जी, any questions? We do not have time for part B, that will do tomorrow inshallah. अभी मैं क्लास अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आपको छुट्टी, एंजॉय करें, मेरी छुट्टी अभी दूर है।